Good morning, all of you. This is Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda in Kriya Sharir, Physiology in Ayurveda. हमारे लेक्चर की सीरीज़ जो है नर्वस सिस्टम, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी नर्वस सिस्टम पार्ट 1, जिसमें हमने न्यूरॉन्स के बारे में और नर्वस सिस्टम की टाइप्स के बारे में बात की थी। और अभी हम आगे बढ़ेंगे न्यूरॉन्स के जो सपोर्टिव सेल्स हैं, न्यूरोग्लिया सेल्स, उसके बारे में बात करेंगे। हम जो ये बात कर रहे हैं, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि ये है डॉक्टर देशपांडे जी की बुक क्रिया शरीर, टेक्स्ट बुक ऑफ क्रिया शरीर। उसमें पार्ट 1 के अंदर नर्वस सिस्टम के बारे में जो लिखा है उसके अंदर से हम बात करेंगे। तो न्यूरोग्लिया सेल्स आर सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। देयर आर 2 सेल्स इन द नर्वस सिस्टम, one is neuron and second is न्यूरोग्लिया सेल्स। ओके, ये न्यूरोग्लियल सेल्स जो है वो सपोर्टिंग सेल्स के तौर पे काम करते हैं, जबकि न्यूरॉन जो है वो मेन सेल के तौर पे काम करते हैं। जैसे कि न्यूरॉन्स इम्पल्सिस को कन्वे करते हैं और सपोर्टिंग सेल्स जो है न्यूरोग्लियल सेल्स वो इम्पल्स कन्वे नहीं करते। तो ये दोनों सेल्स के अंदर द मेन डिफरेंस है, ये हमें याद रखना है। टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स, मेनली 2 टाइप्स है उसके अपने नर्वस सिस्टम के हिसाब से। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है उसमें 4 टाइप्स के सेल्स हैं, और सेल्स जो है सीएनएस के अंदर वो 4 टाइप के हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो 2 टाइप के सेल है। टोटल 6 टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। ओके, तो सीएनएस के अंदर जो 4 टाइप्स है उसका मेन नेम हम देख लेंगे, यानी कि उनके नाम क्या है। फर्स्ट वन इज एस्ट्रोसाइट्स, सेकेंड वन इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, थर्ड वन इज माइक्रोग्लिया एंड फोर्थ वन इज एपेंडिमा और एपेंडाइमोसाइट्स। ओके, एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं और कैसे होते हैं? एस्ट्रो, यू कैन इमेजिन कि नाम के हिसाब से ही उसका सेल का शेप है। तो एस्ट्रो यानी कि स्टार्स। एस्ट्रोसाइट्स, दिस सेल्स लुक लाइक स्टार्स। दिस सेल्स सपोर्ट the metabolic exchanges between neurons and capillaries in CNS. These cells release neurotransmitters. तो इसमें 2 उसके मेन फंक्शन है। एक मेटाबॉलिक एक्सचेंज करता है, क्योंकि न्यूरॉन है जो उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले वो बहुत ज़रूरी है, तभी वो सरवाइव कर पाएंगे। तो उनको न्यूट्रिएंट पहुंचाने का जो काम है ये एस्ट्रोसाइट्स करते हैं सीएनएस के अंदर। तो कैपिलरी में से न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेके न्यूरॉन्स तक पहुंचाते हैं। और सेकंड वन इज न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करते हैं। दिस सेल्स रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये 2 फंक्शन है एस्ट्रोसाइट की। सेकंड वन इज ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और ओलिगोडेंड्राइट्स, ये 2 नाम हम कह सकते हैं उसके। तो दे फॉर्म माइलिन शीट्स अराउंड एक्सॉन इन सीएनएस। तो आगे हमने स्वान सेल की बात की थी। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है वो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर माइलिन शीट फॉर्म करता है सीएनएस के अंदर, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि सेम माइलिन शीट फॉर्मेशन का काम जो है पीएनएस के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, वो काम है स्वान सेल का। तो दोनों का काम सेम है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस में और स्वान सेल्स पीएनएस में माइलिन शीट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में माइक्रोग्लिया, तो ये सेल की मेन एक्शन होगी फैगोसाइटिक एक्शन। ओके,
तो बाहर से जो भी जर्म्स, बैक्टीरिया, इन्वेडर्स जो भी आते हैं उनको उनके सामने फाइट करना, वन टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स देना, ये माइक्रोग्लिया सेल का मेन एक्शन होगा। फोर्थ वन इज एपेंडाइमा। एपेंडाइमा मीन्स एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, दे असिस्ट इन दी सर्कुलेशन ऑफ CSF। तो CSF का जो सर्कुलेशन होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उसके अंदर एपेंडाइमा सेल्स जो रहते हैं वो असिस्ट करते हैं और उसको फॉर्म भी करते हैं। ओके, तो CNS में जो CSF बनना है उसको ये असिस्ट और फॉर्मेशन दोनों करते हैं। तो ध्यान में रखना है एपेंडाइमोसाइट्स या एपेंडाइमा, ये दोनों नाम है उसके। उसके बाद में सेल्स ऑफ PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्वान्स सेल जो रहते हैं वो हमने पहले बात करी, वैसे माइलिन शीट फॉर्मेशन करते हैं एक्सॉन के आजू बाजू में। और सिक्स्थ जो है सैटेलाइट सेल और PNS के सेकंड सेल, तो ये क्यूबॉइडल आकार के होते हैं, स्मॉल क्यूबॉइडल सेल्स। These cells are found in paravertebral and peripheral ganglia. Function of these cells are same as the एपेंडाइमा सेल्स। ओके, तो सैटेलाइट सेल जो है वो पैरावर्टेबल एंड पेरिफेरल गैंग्लिया के आजू बाजू में काम करते हैं। These are the small cuboidal cells. These cells are found in paravertebral and peripheral ganglia के आजू बाजू में, और उसका फंक्शन सेम रहता है एपेंडाइमा के जैसे। तो CSF के सर्कुलेशन के अंदर वो असिस्ट करते हैं। देन एक अलग से पॉइंट होगा, ये है नर्व इम्पल्स। अभी तक हमने CNS और PNS के सेल्स जो रहते हैं उसके बारे में बात करी, मेन सेल एंड सपोर्टिंग सेल्स। मगर अभी जो पॉइंट हमारा आगे जाएगा वो है नर्व इम्पल्स। ओके, तो नर्व इम्पल्स का डेफिनेशन क्या होगा? तो सेल्फ प्रोपोगेशन ऑफ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज नर्व इम्पल्स। यानी कि एक इलेक्ट्रिक करंट के साथ में हम उसे कोरिलेट कर सकते हैं कि वहाँ पे जब स्टिमुलेशन मिलता है नर्व के पास में, तो वहाँ पे स्टिमुलेशन के बाद में सीधे ही एक्शन पोटेंशियल जो है, वो अपनी टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, अगर नहीं होगी तो हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे उसके बारे में। तो एक्शन पोटेंशियल की शुरुआत हो जाती है, शुरुआत होती है डीपोलराइजेशन से और कंटिन्यू करती है रीपोलराइजेशन। तो ये दोनों डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, ये दोनों को मिला के एक्शन पोटेंशियल बनता है, और इसके थ्रू फिर न्यूरॉन्स के साथ में जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है, जिसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखें डेफिनेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। देन एक अलग से स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स के अंदर एक्सॉन के आजू बाजू में, उसको बोला जाता है नोड्स ऑफ रनवीर। ओके, नोड्स ऑफ रनवायर। तो रनवीर या रनवायर दोनों कह सकते हैं, मगर याद रखने के लिए रनवीर इजी रहेगा। उसका स्पेलिंग रहेगा RANVIER। ओके, तो गैप्स along with the myelinated axons of peripheral nervous system are called as nodes of Ranvier। ओके, तो myelinated axons PNS के अंदर जो रहता है, उसके बीच में गैप्स रहती है और उस गैप्स को कहा जाता है नोड्स ऑफ रनवीर। उसका मेन काम है इम्पल्स का जो कन्वेइंग प्रोसेस है उसे फास्ट करना। ओके, नोड्स ऑफ रनवीर की वजह से इम्पल्स जो है वो फास्टली मूव होता है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, या तो सेम न्यूरॉन्स तक ब्रेन के अंदर, और या तो स्पाइनल कॉर्ड की वहाँ पे पहुँचता है। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है? तो हाउ
nerve impulse is conducted is explained in the short with the help of following points. The first point is extracellular fluid and intracellular fluid. Second one is concentration difference across cell membrane of nerve, सोडियम पोटेशियम पंप, इलेक्ट्रोजेनिक पंप जिसे हम कहते हैं, या तो ये पंप के साथ में ही एक्शन पोटेंशियल होता है. फोर्थ वन इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड नर्व एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन. ओके, तो ये 5 एक्शन जो होती है उसके थ्रू और उसके साथ में जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स हो पाता है. तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि दोनों के अंदर सर्टेन आयंस रहते हैं. अभी हम थोड़ा सा डिटेलिंग जाएंगे, एक्शन पोटेंशियल को थोड़ा सा समझ लेंगे तो इजी रहेगा कि कैसे नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होता है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को भी थोड़ा सा समझ लेंगे. तो जस्ट इमेजिन कि हमारा बॉडी रिलैक्सेशन पोजीशन में है, रिलैक्स है एकदम. तो जनरली हमारा कोई भी ऑर्गन स्टिमुलेट नहीं हो रहा है, एक्सटर्नली कोई भी स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है. तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर Na आयन रहते हैं, सोडियम आयन रहते हैं, और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर K आयन यानी कि पोटेशियम आयन रहते हैं. तो दोनों का इक्विलिब्रियम बना रहना, दोनों का इक्विलिब्रियम बना रहना विदाउट एनी स्टिमुलेशन, उसको कहा जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ये पूरा एक्चुअली टॉपिक पूरा अलग है, मगर हम सिर्फ यहाँ पे नर्व इम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू है. डिटेलिंग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे, उसके लिए अलग से लेक्चर होगा एक्शन पोटेंशियल का. तो ये ध्यान में रखें कि Na आयन और K आयन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर जब विदाउट एनी स्टिमुलेशन इक्वली बना रहता है, वहाँ पे जो माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो इक्वल रहता है, तो उसकी वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसे कहते हैं. ओके, उसके बाद में एक्शन पोटेंशियल या तो नर्व एक्शन पोटेंशियल इस टॉपिक के अनुसार, तो जैसे ही स्टिमुलेशन मिलता है तो इसमें से सबसे पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर जो सोडियम आयन रहते हैं वो इन्फ्लक्स करना शुरू करते हैं, यानी कि अंदर आना शुरू करते हैं सेल के अंदर. और उस पूरी प्रोसेस को स्टिमुलेशन के बाद में Na आयंस जो है वो सेल के अंदर आते हैं सर्टेन चैनल्स के थ्रू. तो वो Na आयन का सेल के अंदर आना उसे कहा जाता है डीपोलराइजेशन. ये तभी हो पाता है जब कोई स्टिमुलेशन मिलता है. ओके, और उसके बाद में जब कम्प्लीटली डीपोलराइजेशन हो जाता है तो उसके बाद में K आयन जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर है वो बाहर निकलेंगे सर्टेन चैनल्स के थ्रू. तो ये K आयंस का बाहर निकलना उसे कहा जाता है रीपोलराइजेशन. ओके, Na आयन इनफ्लक्स होना इसे कहा जाता है डीपोलराइजेशन. K आयन का इफ्लक्स होना EFFULUX. ओके, तो K आयन का इफ्लक्स होना इसे कहा जाता है रीपोलराइजेशन. ओके, तो ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की एक्शन जब कंटिन्यूसली चलती है, एक चेन जो है वो क्रिएट होती है, और उस चेन को कहा जाता है नर्व एक्शन पोटेंशियल. ओके, तो इतना हमें याद रखना है. और इसके बाद में जब ये नर्व एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तब जो इम्पल्स है वो जनरेट होता है, और उसके बाद में वो आगे न्यूरॉन्स के अंदर कन्वे होता है. ओके, तो जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इस हिसाब से होता है. ओके, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक के अनुसार एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए. तो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन और प्रोडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स वो आपको समझ में आएगा. उसके अंदर उस बुक के अंदर जो लिखा हुआ है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ लेता हूँ. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एग्जिस्ट्स
across every cell membrane of the body. ओके, माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो पूरे सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस अवेलेबल रहते हैं. बट नर्व एंड मसल फाइबर्स यानी कि नर्व सेल एंड मसल सेल्स आर कैपेबल टू जनरेट इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व इम्पल्सेस at their membranes to transmit the impulse due to difference in the concentration of sodium and potassium ions inside and outside of the nerve cells. Okay, जो हमने ऑलरेडी बात करी वही एक्सप्लेन किया है. Round about 60% of the human body is fluid containing water solution of sodium, potassium, chloride, calcium, bicarbonate, etc. तो ये जो आयंस रहते हैं उसके थ्रू कोई भी इम्पल्स जो है वो जनरेट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स जो है वो जनरेट होता है. तो इसके बाद में एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर अगेन दूसरे कौन से आयंस रहते हैं वो थोड़ा सा पता होना चाहिए. सोडियम जैसे मैंने ऑलरेडी बात करी, उसके बाद में क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, एंड द सेकंड वन इज़ इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, उसके अंदर पोटेशियम ऑलरेडी है, इसके साथ में मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट आयंस भी रहते हैं. तो ये तीन आयन जो है वो बाहर और अंदर, उसके नाम हमें याद रखने हैं. देन effect of concentration difference across cell membrane of nerve. ओके, तो जो concentration पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो है उसका डिफरेंस जो रहता है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. To maintain the cell volume, sodium ions are transported outside the cell and potassium ions are transported inside the cell through sodium potassium pump. Okay, due to sodium potassium pump, 3 sodium ion are transmitted outside and 2 potassium ion transported inside the cell. Cell membrane is more permeable to potassium ion than sodium ion. So potassium leak channels also exist in the membrane which allow K ions to leak back out the cell down their concentration gradient. Sodium ion have a tendency to stay outside the cell in the extracellular fluid. As a result of sodium potassium pump, there is a positive charge outside the cell and negative charge inside the cell. तो ये बेसिक आइडिया जो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे है, मगर उन्होंने आयंस का काउंटिंग थोड़ा सा बताया है. तो अगर आप याद रखना चाहो तो यू कैन. पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो इसके बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट किया हुआ है. तो सोडियम पोटेशियम पंप क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. हेंस सोडियम पोटेशियम पंप इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोजेनिक पंप. ये 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, सोडियम पोटेशियम पंप और इलेक्ट्रोजेनिक पंप. तो ये टर्मिनोलॉजी याद रहनी चाहिए. सोडियम पोटेशियम पंप यानी कि इलेक्ट्रोजेनिक पंप इज़ अ वेरी बेसिक नीड फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. यानी नर्व इम्पल्स को फॉर्म होना है तो ये बेसिक क्राइटेरिया है जो हमें चाहिए रहता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सोडियम पोटेशियम पंप. ओके, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो हमने ऑलरेडी बात करी है, तो सीधा मैं यहाँ पे वो रीड कर रहा हूँ. When nerve cell यानी कि neurons or any cell is at rest position or the relaxation position, its interior is negative while exterior is positive. Okay, this potential difference between interior and exterior exhibited by cell at rest यानी कि without any stimulation is called as a resting membrane potential. याद रखिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो ये डिफरेंस है पोटेंशियल का बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव का. ओके, इंटीरियर इज नेगेटिव एंड एक्सटीरियर इज पॉजिटिव. तो ये ध्यान में रखिए, Na जहाँ पे भी है ज़्यादा वहाँ पे पॉजिटिविटी रहेगी और K जहाँ पे है वहाँ पे नेगेटिविटी रहेगी. तो ये याद रखना है बच्चों को. Membrane potential at which neuron membrane is at rest, that is
इट इज़ नॉट कंडक्टिंग इम्पल्स इज कॉल्ड एज अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मीन्स यहाँ पे अभी कोई भी नर्व इम्पल्स का कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको बोला जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इन जनरल लार्ज नर्व के अराउंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो है 90 मिलीवॉट। ओके, 90 मिलीवॉट। तो हर एक सेल के आजू बाजू में जो है वो अलग अलग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, गूगल में आप कर सकते हो। जिसमें भी आप देखो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा है, ओके, 90 है, किसी में 100, किसी में 110, तो जिसमें भी ज़्यादा होता जाएगा या तो लार्ज नंबर में है, वो हम इनडायरेक्टली समझ सकते हैं कि वो सेल पर्टिकुलरली ज़्यादा सेंसिटिव है। ओके, यानी कि रेडी टू वर्क वाला फिनोमेना जो है उस सेल में रहता है, यानी कि ज़्यादा सेंसिटिव है। और जिस सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम होगा उसका सेंसिटिविटी ऑफ एक्शन वो कम होगा। तो ये बेसिक आइडिया रखना है। उसके बाद में नर्व एक्शन पोटेंशियल, तो अगेन उसकी डेफिनेशन, चेंजेस इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑन स्टिम्युलस इज कॉल्ड एज ए नर्व एक्शन पोटेंशियल। ओके, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अभी रिलैक्स हो रहा है, तो उसमें से अगर अचानक कोई स्टिम्युलस आ जाता है तो सडनली वो 90 मिलीवॉट जो नर्व का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा, तो उस चेंज को बोला जाता है नर्व एक्शन पोटेंशियल। Stage of the nerve action potential is resting stage, depolarization stage, repolarization stage. Okay, resting stage is, at resting stage nerve is not conducting any impulse. At this stage resting membrane potential is minus 90 milliwatt. Nerve membrane is called as a polarized. Okay, nerve membrane is called as a polarized. डीपोलराइजेशन स्टेज के अंदर क्या होगा, तो व्हेन नर्व रिसीव्स स्टिमुलस नर्व मेम्ब्रेन बिकम परमिएबल, सो सोडियम आयंस एंड द पॉजिटिविटी चार्ज्ड सोडियम आयंस मूव इनसाइड द नर्व सेल ड्यू टू इनफ्लक्स। मार्क दिस टर्मिनोलॉजी, इनफ्लक्स, इनसाइड आ रहा है, तो ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इनसाइड द नर्व, negatively charged cell membrane which is minus 90 milliwatt at rest become initially 0 and then become positive. Okay, तो ये याद रखना है, पहले जो 90 मिलीवॉट था सेल मेम्ब्रेन का RMP वो अभी 0 हो जाएगा और उसके बाद में फिर वो पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में the stage of transmission of nerve impulse in which nerve membrane become more positive or less negative is called as a depolarization stage. Okay, तो जैसे ही सोडियम आयन अंदर आना शुरू होते हैं, जो नर्व मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, तो या तो लेस नेगेटिव होगा पहले से, तो उसको बोला जाता है depolarization stage. In the large nervous due to depolarization क्या होगा, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो ऑलरेडी 90 मिलीवॉट था वो चेंज होके rises up to almost 15 to 30 milliwatt and change from 90 milliwatt to minus 60 milliwatt. ओके, तो जो नेगेटिविटी चार्ज है वो कम होने लगता है अबाउट 15 to 30 milliwatt, but in small nerves resting membrane potential becomes 0 and nerve become positive. तो लार्ज जो नर्व है उसके अंदर माइनस 90 से माइनस 65 तक होगा, मगर स्मॉल नर्व के अंदर वो जनरली 0 तक पहुंच जाएगा। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ डीपोलराइजेशन इन न्यूरॉन्स, डीपोलराइजेशन रिजल्ट्स इन अ एक्शन पोटेंशियल। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन होता है इट मीन्स एक्शन पोटेंशियल अभी चालू हो गया है। देन जैसे ही डीपोलराइजेशन कंप्लीट होता है, द नेक्स्ट स्टेप इज रिपोलराइजेशन स्टेज। विद इन फ्यू सेकेंड्स आफ्टर डीपोलराइजेशन
membrane potential changes and return back to the resting membrane potential, that is minus 90 MV. This stage of coming back to original negative charge is called as a repolarization stage. In this stage of repolarization, sodium ions stop moving inside and the nerve cell and potassium ion rapidly diffuse to the exterior of these cells. तो यहाँ पे देख सकते हो कि नेचुरली कितनी अच्छी तरह से पूरा सेटअप किया हुआ है। पहले जो ऑलरेडी माइनस 90 MV था, तो एक्शन पोटेंशियल शुरू करने के लिए जैसे ही अंदर आना शुरू करते हैं, बाहर जो है वो नर्व मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है, और जैसे ही पॉजिटिविटी बढ़ती है अगेन जो मेम्ब्रेन में से सोडियम निकल रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, और तुरंत ही के आयंस जो है वो के चैनल के थ्रू सीधा बाहर निकलने लगेंगे, और जैसे ही बाहर निकलेंगे वहाँ पे जो मेम्ब्रेन चार्ज माइनस 90 MV RMP था वो वापस आ जाएगा। तो इस हिसाब से डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन जो है वो कंटिन्यू होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल्स इन ऑल डायरेक्शन। इसमें ध्यान रखना है कि एक्शन पोटेंशियल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम नहीं करता, वो ट्रैवल करता है सारे डायरेक्शन के अंदर, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस एंड ऑल्सो अलोंग द ब्रांचेस ऑफ द नर्व फाइबर्स। Action potential travels until the entire nerve membrane become depolarized. तो एक्शन पोटेंशियल वहाँ तक ट्रैवल करेगा जब तक पूरा जो नर्व मेम्ब्रेन है वो डिपोलराइज नहीं हो जाता। उसके बाद में एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल्स अलोंग कंडक्टिव नर्व फाइबर। देन ऑल और नथिंग प्रिंसिपल, ये भी याद रखना है। अगर स्टिमुलस जैसे ही आएगा तो वंस द एक्शन पोटेंशियल हैज़ बीन इनिशिएटेड एट एनी पॉइंट ऑफ नर्व फाइबर, द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन विल ट्रैवल ओवर एंटायर मेम्ब्रेन और इट विल नॉट ट्रैवल एट ऑल। ओके, तो जैसे ही स्टिमुलस मिलता है और जो डीपोलराइजेशन चालू होता है वो पूरे मेम्ब्रेन में एक साथ होगा। जितनी भी बड़ी नर्व होगी, डजंट मैटर, पूरे मेम्ब्रेन में एक साथ होगा, जिसकी वजह से ऑल और नन जो प्रिंसिपल है वो काम करेगा। जैसे कि अगर वो चालू होगा डिपोलराइजेशन तो पूरे नर्व के अंदर, नर्व मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, और अगर चालू नहीं होगा तो कहीं पे भी वो इन्फ्लक्स आयन का है वो नहीं होगा, ये ध्यान में रखें। तो सोडियम आयन वहाँ पे अगर शुरू करते तो पूरा नर्व मेम्ब्रेन के अंदर चालू हो जाएंगे इन्फ्लक्स करना, और अगर नहीं होगा तो पूरे मेम्ब्रेन में एक भी आयन जो है वो इन्फ्लक्स नहीं करेगा। तो इसे कहा जाता है ऑल और नथिंग प्रिंसिपल। ये वाइवा में आपको पूछा जा सकता है। देन प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स बाय दिस सॉल्टेटरी कंडक्शन। द इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स जम्प्स फ्रॉम वन नोड ऑफ रनवी टू द नेक्स्ट नोड। This type of conduction is called as a saltatory conduction. ओके, तो रणवीर जो नोड है, नोड्स ऑफ रणवीर में, तो एक में से दूसरे में जहाँ पे जंप करना है उस जंप को नर्व इम्पल्स का सॉल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है। Saltatory conduction occurs in the myelinated nerve fibers, while in unmyelinated nerves, impulse is conducted by the simple propagation, as unmyelinated nerves do not possess the nodes of Ranvier. तो ये क्लियर है कि अगर माइलिनेटेड जो नर्व रहेगी तो वहाँ पे ही नोड्स ऑफ रणवीर रहने वाले हैं, तो उसमें ही ये सॉल्टेटरी फंक्शन और कंडक्शन होने वाला है, और अनमाइलिनेटेड नर्व्स के अंदर सीधा ही प्रोपोगेशन होगा इस नर्व इम्पल्स का। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड के अंदर किस में सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है। देन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो हमें चाहिए अगर नर्व इम्पल्स जो है वो हमें आगे ले जाना है। तो नर्व सेल कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस सच एज लाइट, टच, प्रेशर एट्सेट्रा
व्हेन स्टिम्युलस इज अप्लाइड टू नर्व सेल, तो ये ध्यान में रखना है जब भी नर्व सेल के ऊपर स्टिम्युलस अप्लाइड करता है तो जो नर्व मेम्ब्रेन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अंडरगो सीरीज ऑफ चेंज एंड नंबर ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस ऑन रिसीविंग स्टिमुलस इज कॉल्ड एज ए एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू ही प्रोपोगेशन होता है नर्व इम्पल्स का। देन रीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स, ओके, रीजनरेशन, तो जस्ट इमेजिन, ये बहुत ही ज़रूरी है आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, कि रीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स जनरली इतना अच्छी तरह से और इतना ज़्यादा नहीं होता, स्पेशली इन CNS, कि CNS के अंदर जो न्यूरॉन्स जनरेशन है वो ऑलमोस्ट 9 के बराबर होता है। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन के अंदर न्यूरॉन्स जो है वो रीजनरेट होता है, मगर PNS के अंदर देयर इज़ ए चांस कि वो रीजनरेट हो सकता है। तो neurons have a limited capacity for the regeneration. Around 6 months of age, cell bodies of neuron lose their ability to reproduce. Neuron destroyed is permanently lost. ये ध्यान में रखें कि अगर न्यूरॉन एक भी डैमेज होता है तो परमानेंटली लॉस्ट होता है, वो फिर से रीजनरेट नहीं करता। Peripheral nerves have ability to regenerate now because of myelinated axons. एंड पेरिफेरल नर्व्स हैव सेम माइलिनेटेड एक्सॉन की वजह से वो रीजनरेट हो सकते हैं। एक्सॉन इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर माइलिनेटेड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट बट दे डू नॉट असिस्ट रीजनरेशन। तो ये ध्यान में रखिए, CNS के अंदर एक भी नर्व जो है वो रीजनरेट नहीं होता है, मगर इन PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देयर इज़ अ चांस कि वो रीजनरेट हो सकता है। अभी यहाँ पे लिखा है 6 महीने तक न्यूरॉन्स जो है वो फॉर्म होते रहते हैं, बर्थ के 6 महीने तक। तो यहाँ पे इसीलिए हमारे साइंस में यानी कि आयुर्वेदा के अंदर जो सुवर्ण प्राशन का पूरा अधिकार है, जो बच्चा जैसे ही बर्थ लेता है तो संहिताओं में क्लियरली कहा गया है कि पहले 2 या 3 दिन हमें माँ का दूध नहीं देना है, जो टोटली अपोजिट है जस्ट लाइक मॉडर्न के जो सेंटेंस है कि जो पहले 2-3 दिन बोला जाता है कोलेस्ट्रम जो माँ का दूध होता है हो, तो उस कोलेस्ट्रम को मॉडर्न साइंस अलाउ करता है बिकॉज उसके अंदर कई सारी एंटीबॉडीज़ एंड इम्यून सिस्टम डेवलप करने की पूरी ताकत होती है। मगर आयुर्वेद में बोला जाता है कि स्ट्रिक्टली हमें वो 2-3 दिन तक माँ का दूध जन्म के बाद में नहीं देना है, पहले 2-3 दिन, बिकॉज़ उसका जो स्टमक और पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उतनी पावरफुल नहीं होती कि वो उसको डाइजेस्ट कर पाए। तो उसकी वजह से, और वो जो कोलेस्ट्रॉम होता है बहुत ही गाढ़ा होता है, बहुत ही गुरु होता है, तो उसकी वजह से उसको दूसरी दिक्कतें भी हो सकती है। भले ही उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, मगर सिर्फ न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से वो शरीर में मिल जाएंगे, ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है मॉडर्न साइंस के अंदर। तो ये ध्यान में रखें कि आयुर्वेद कभी भी न्यूट्रिएंट्स को एज इट इज़ नहीं मानता कि अगर कोई भी फूड के अंदर या कोई भी फ्रूट्स या कोई भी जो आप फूड ले रहे हो उसके अंदर अगर न्यूट्रिएंट है तो वो आपको मिल ही जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। बिकॉज़ वो सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है हमारी इंडिविजुअल अग्नि के ऊपर। अगर अग्नि हमारी अच्छी होगी तो ही वो न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करके हमारे शरीर के अंदर एसिमिलेट कर पाएगी। ओके, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और सेकंड थिंग जो हमारा मेन पॉइंट था कि 6 महीने तक न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट चलता रहता है। फर्स्ट थिंग, एक तो जब बच्चा गर्भ में होता है तभी न्यूरॉन्स बहुत अच्छी तरह से बनते हैं, और उसके बाद में भी जो न्यूरॉन्स है वो बनने की प्रोसेस जो है 6 महीने तक चलती है। तो जस्ट इमेजिन कि उसी वक्त हमें गर्भ संस्कार का भी पूरा प्रोसेस बताया गया है, जहाँ पे हम ज़्यादातर षष्ठे मनः 6th जो मंथ रहता है, तो 6th मंथ के अंदर जब गर्भ माता के अंदर होता है तो उस वक्त मन का फॉर्मेशन होता है। इन द सेंस हम इनडायरेक्टली ऐसा समझ सकते हैं कि न्यूरॉन्स फॉर्मेशन या न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट जो होता है वो उसी महीने में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसीलिए कई सारे जो
कर्म बोले गए हमें करने के लिए कि गर्भ संस्कार में हमें इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। हर एक महीने में अलग अलग औषधियों का सिद्ध दुग्ध और पेय और नवनीत ऐसी चीज़ें खाने को बोली है जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर। ओके, और उसके बाद में बर्थ लेने के बाद भी जो मैंने बोला कि पहले 2-3 दिन दूध नहीं देना है, तो उन्होंने वहाँ पे सुवर्ण भस्म और गाय का घी और मध, हनी, ये तीनों मिक्स करके जो है वो चटाने के लिए बोला है। तो वो 3 दिन तक अगर वो बच्चा लेगा तो उसका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा और अल्टीमेटली जो नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन है वो भी बहुत तेज़ी से चलेगा। और ये चीज़ मॉडर्न साइंस भी एक्सेप्ट कर रही है कि जिसके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा या ना नंबर्स उसके ज़्यादा होंगे, उसका ब्रेन बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। तो पहले 6 महीने में अगर हम सुवर्ण प्राशन, इसे सुवर्ण प्राशन बोला जाता है, जो मैंने बोला सुवर्ण भस्म, सिर्फ हनी और गाय का घृत यानी घी, ये 3 चीज़ अगर मिला के हम उसको क्वांटिटी वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि इसका मिसयूज़ हो सकता है। आप अपने टीचर या कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हो उसे पूछ सकते हो। तो ये 3 को मिला के जो है वो हम उसको सुवर्ण प्राशन दे सकते हो। लगातार 6 महीने तक अगर देने से उसका 100% जो है वो नर्व सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है कि अगर हम नर्व सेल को रीजनरेट नहीं कर सकते सर्टेन एज के बाद, तो हम उसे कैसे भी करके हेल्दी रखें, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही ऑलरेडी बताया था कि मज्जा धातु एंड माइलिन शीट इज़ इक्वल टू स्नेह इज़ इक्वल टू हमारा फैट प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू गाय का घी। तो ये कंसेप्शन ऑफ गाय का घी ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे नर्व सेल को प्रिवेंट करने के लिए, उसे बचाने के लिए, उसे हेल्दी रखने के लिए। तो आज हमने बात किया एक्शन पोटेंशियल, नर्व एक्शन पोटेंशियल, न्यूरोग्लियाज के बारे में, कैसे नर्व इम्पल्स कंडक्ट होता है, कैसे उसका कन्वेइंग होता है, कैसे उसका प्रोपोगेशन होता है और कैसे NAK पंप जो है वो काम करता है। देन ऑल और नॉट प्रिंसिपल जो है वो कैसे होता है। तो इतने पॉइंट्स आज हमने बात करी। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। सब स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। मैं डॉक्टर अभिषेक आचार्य। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें जितना हो सके उतना, और उसे बहुत ही ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के अंदर शेयर करें, जिसकी वजह से कि हम आयुर्वेद को और मॉडर्न साइंस को दोनों को कोरिलेट करके कैसे उसे जान सकते हैं। तो just share as much as you can. Thank you so much again, all of you.